नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय में पाठ नंबर 12 इसका जो विषयांग है दुख, इस दुख कहानी को आज पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है यशपाल। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में एक ठोस यथार्थवादी रचना है जिसमें गरीबी का चित्रण किया गया है और आर्थिक सुखी लोगों का चित्रण किया है। तो सुख और दुख में क्या अंतर होता है, उस परिस्थिति को बताने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है। इस पाठ को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जिसे मनुष्य सर्वेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार होता है, तब मन में वितृष्ण से भाव होता जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा हो जाती है। इसे शब्दों में कहा जाता नहीं और संभव भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति भरोसा होता है और वो व्यक्ति से कुछ तिरस्कार होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। दिलीप और हेमा की बात की गई है। वह अपना कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता थी, वे सब उसके प्रति ऋणरुक्त था। बहुत से लोग उसे अति कहेंगे। इस पर भी जब हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर रूठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में शोक का अंत हो गया। दिलीप और हेमा अपनी माँ के घर पहुंच गई। क्यों पहुंच गई, इस बात को यहाँ पर हम चर्चित करने वाले हैं। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। वितृष्णता ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाती है। जो हेमा थी वो दिलीप से दूर होकर अपने मायके चली गई थी और सितंबर का महीना था। बारिश बरस रही थी और इसी समय एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रख सकते। 1 मिनट गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। तब समय को बीतना न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। इसी समय जीने पर से छोटे भाई के धमधम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। आलसाई हुई आंख को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी, आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। दिलीप को उसके भाई आकर उसको बोला कि भाई जी, आपको कहाँ जाना नहीं है, आज घर पर ही है, तो आपकी मोटरसाइकिल में ले जाओ। इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ इशारे इशारे से इजाजत दी। आंखें बंद कर दी। अपने भाई को बोला कि ले जाओ और हाथों से इशारा कर दिया। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गूंजते 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप को अनुभव हुआ, क्या देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई की साइकिल ली, गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फिसल फसील के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए समय कोना था। विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें तो जो ये दिलीप हेमा के बिना समय काट रहा था, उसका बाइक उसका भाई ले गया। फिर उसकी भाई की साइकिल लेकर वो एक पार्क में जाकर पहुंचा और उसको लगा कि यहाँ मैं अपना टाइम गुजार सकता हूँ। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर दी, बैठ दिया। सिर से टोपी उतार कर बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। ख्याल आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा। एक दिन मृत्यु दबे पाव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने ठोने लगे
उसने हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार से पछताएगी। यदि बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसे संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। तो दिलीप एक पार्क में गया। एक पार्क में जाकर ठंडी हवा आती थी, बारिश रुक गई थी, वहां पर बैठ गया था। दिलीप को पता था कि वो हेमा से झगड़ा हो गया है और हेमा के साथ झगड़ा होने के कारण वो व्याकुल हो उठा है। तब उसको एकाएक मरने का विचार लग जाता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये लोग ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उसमें हेमा भी होगी और उसको भी बहुत ही दुख होगा कि मेरा जो पति था वो बिना कुछ तकलीफ के कारण मैं यहाँ से निकल गई थी, तो उसको ये मैं छोड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसी बात में फिर वे ठंडी हवा खाने लगे। समीप 3 फलांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी भी गाड़ियां गुजर चुकी थी, इधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया फ्रंटियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए। दिलीप को ऐसा लगा कि वो 6 बजे से लेकर 9:30 बज गए। उसने देखा तो ट्रेन वहां से गुजर रही थी और उसने फ्रंटियर में देखा तो वे 9:30 बज गए थे। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ सेल्सियस बाकी रह के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल बागोबाग बादशाही मस्जिद से टकराती दरवाजे और टक्सा से भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इस लैंपों की चारों ओर नृत्य कर रहे थे और जगत के अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा के एक नक्षत्र की भांति मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बन रहा था। कोई बाएं को, कोई दाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटे जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमक जा रहे थे। वहां से वो चलने लगा और चलते चलते उसने पतंग की बातें देखी, सड़क की बातें देखी और वो कुदरती वातावरण का जो नज़ारा देखते देखते वह चला रहा था। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने की उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। जो जो वह लैंप से आगे बढ़ता परछाई पलटकर पीछे हो जाती थी। बीच बीच में वृक्षों की कटहनी की परछाई उसके ऊपर होकर निकल जाती थी। सड़क पर बड़ा प्रत्येक भीग पत्ता लैंपों की किरण को उतार दे रहा था। दिलीप सोच रहा था उसके मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। वो कुदरती वातावरण को देखकर यहाँ से चला रहा था। रात का समय था, एकदम शांति थी और उसको लग रहा था कि मनुष्य के बिना भी कितनी अच्छी ये जो संस्कृति चल रही है, कितना वातावरण कितना अच्छा लग रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया के ने श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहरे एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा था। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी ने सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसा बैठा है। खोमचे वाले से शुद्र शरीर और आयु भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और आंखें झुका ली। जो दिलीप था वो अपनी रास्ते से चला जा रहा था और वहां से एक छोटा सा लड़का जो सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और वो बैठा था
और वो कुछ बेच रहा था। वो खोमचे वाला था, खोमचे वाला उसका शरीफ था और वो बेच रहा था। उसके पास जाकर उसने देखा तो वो लड़का जो बेच रहा था उसने कुछ उसको दिलीप को लगा कि इतनी रात हो गई है, कौन इसको वस्तु लेने के लिए आएगा। लेकिन जब दिलीप वहाँ से निकला और उनके पास गया तो उस लड़के को ऐसा लगा कि ये कुछ लेने आए हैं, तो उसको एक आशा की किरण लगी। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। उसकी थाली भी खोमचे के थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर ढेरियां लगाई रखी गई थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है। वह उसके बाहर जाकर ठिठक गया। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सभी दीवारें लांग लाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक तेरी। ये जो खोमचे बेच रहा था लड़का, वो दिलीप को देखकर बोलने लगा कि एक एक पैसे में एक एक तेरी। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से प्रसन्नता से बालक के चेहरे आ गई। वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हाँ भी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। विद्यार्थी मित्रों, देखो, दिलीप जो वो लड़का जो खोमचा बेच रहा था उसके पास दिलीप गया और उसको बोला कि कितना है आपके पास टोटल? उसने बोला 8। कितने पैसे हो गए? तो 8। उसने बोला कुछ कम होगा? लड़का बोला नहीं, माँ मुझे बहुत डांटेगी। तो उसने बोला पैसे सब माँ को देने वाला है? उसने बोला हाँ। तो बराबर है। उसने कहा सब मुझे दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके पर की यह व्यवस्था क्या अवस्था है। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपयों की थनगनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। रुपयों को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? उस लड़के ने जवाब दिया कि पास की गली में है। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा। बोलो चलो, मुझे भी इधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारा घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर बोला, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। दिलीप ने उस लड़के को बोला कि 8 पैसे की जो जरूरत थी देने के लिए, उसने रुपया थाली में डाल दिया। रुपया जैसे थाली में गिरा, जैसे रात शांत थी, वहां पर एक आवाज आ गया और उस लड़के ने बोला, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो दिलीप ने कहा कि हम आपके घर जाते हैं और आपके घर से ले लेंगे, रास्ते में ही आपका घर है। तो लड़के ने बोला, घर पर भी इतना पैसा नहीं होगा। दिलीप ने बोला, नहीं नहीं नहीं। दिलीप को मन में घर देखने की आकांक्षा थी। दिलीप ने बोला, होगा, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिमटा चिमटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल का थामे दिलीप। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती है, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपये में महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम करवा देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली की कीचड़ में छप छप कर चल रहा था। दिलीप को कीचड़े से बचकर चलने की असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? विद्यार्थी मित्रों,
दिलीप जब वो लड़के के पीछे पीछे जा रहा था, लड़के के घर पैसे लेने के लिए जा रहा था, तब लड़के ने उससे आगे लड़का जा रहा था, पीछे दिलीप अपनी साइकिल लेकर जा रहा था। तब दिलीप ने प्रश्न किया कि आपका बाप क्या कर रहा है? तो उसने बोला मेरा बाप मर गया है। फिर उसने पूछा आपकी माँ क्या कर रही? तो उसने बोला मेरी माँ पहले काम करती थी, अब जिसके घर काम करती थी उसने मेरी माँ को काम से निकाल दिया है और आज मेरी माँ घर पर ही है। फिर बहुत जागरूकता हुई कि उनको मिलने की, और उसने बोला कि मेरी माँ 250 में काम कर रही थी, एक दूसरी काम वाली है जगतू, वो 200 रुपये में काम करने लगी, तो मेरी माँ को सेठ ने सेठ जो सेठानी थी उन्होंने छोड़ दिया। बात को बता रहा था। लड़के ने शरीर की गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया जगतू की माँ क्या कर रही थी? लड़के ने कहा जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली, उसका निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कैद की ऊंचाई की कोठरी में जैसी प्राय शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की डिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई जैसी ही श्राद्ध में महा ब्राह्मणों को दान में दी जाती है, काली दीवार से सहारे खड़ी थी। उसके पाए से दो एक मेले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीण की आधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती शरीर में लंगेटे बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा सौदा किया बेटा? लड़के ने उत्तर दिया हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देखकर कहा बाकी पैसे बाबू को देने हैं। तो जो दिलीप थे वो धीमे धीमे उस लड़के के घर पर पहुंचे, और वहां से लेकर जब तक उसके घर आया तब तक दिलीप और वो लड़का पूरा वातावरण का मजा लिया, और दोनों एक दूसरे से आंखों से बातें करते करते फिर उसके घर आए। घर में देखा तो एक आधेड़ वय की एक स्त्री बैठी थी, सफेद सी धोती लेकर वो लपेटे हुए बैठी थी। उसने उस बेटे को नजीक आकर देखा तो बेटे को बोला बेटा आपने ये सौदा कर दिया? तो बेटे ने बोला हाँ माँ हो गया है। ये रुपया उसको हाथ में दे दिया, फिर बोला कि ये बाकी पैसे बाबू को हमें देने हैं। रुपया हाथ में लेने माँ ने विस्मय से पूछा कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। घबरा कर माँ बोली रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल। दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा बेटा रुपया बाबूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से ताकि माँ सुन ले कहा रुपये 2 रुपया कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। सिर से कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा नहीं जी आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। क्या हुआ कि दिलीप उसके जो जो लड़के की मम्मी ने उसको बोला कि बेटा 1 रुपये का छूटा नहीं है, हमें 8 रुपया लेना है, तो 8 रुपये छूटा नहीं कर सकते। एक काम करो, वो जोर से चिल्लाए कि बाबूजी को बोलो कि आपका घर का पता दे दो, हम कल आपके घर से आके ले लेंगे। फिर बाबू ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अपने पास रखो, 1 रुपये का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस स्त्री ने कहा नहीं नहीं बाबू रुपये तो हम कल ले जाएंगे। दिलीप ने शर्माते हुए कहा रहने दीजिए, यह मेरी तरह से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। दिलीप 1 रुपया देकर सब जो उसने बेचे थे खोपचे वो लेकर वहां से चला गया।
स्त्री के मुरझाए कुलमुलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक आ गई। रुपया कमा लिया तो उस स्त्री को भी चेहरे पर आनंद हो गया। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बाएं से इशारे से पानी से उस हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे मेले अंगोछे में लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसे खाने के लिए दे दी। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। मुंह बनाकर कहा रूखी रोटी। माँ ने चुप चुप अगर कहा नमक डाला हुआ है। बेटा बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और एंड गया। सुबह भी रोटी रूखी रोटी, हाँ रोज रोज रूखी। हाथ आंखों पर बच्चा मुंह फैलाकर रोना चाहता नहीं था। माँ के उस गोद में खींच लिया और कहा मेरा राजा बेटा सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गया है। शाबाश। विद्यार्थी मित्रों, इस घटना से हमें पता चलता है कि कितनी गरीबी होती है। उस लड़के को उसकी माँ ने जब रात को बच्चा ले देर तक पहुंचा तब उसने खाना शुरू किया। तब माँ ने उसको एक रोटी सूखी सूखी दे दी। फिर उसने कहा कि माँ सूखी रोटी। तब उसकी माँ ने कहा बेटा आज के दिन ये सूखी रोटी खा ले, सुबह को मैं दाल बना कर दूंगी। 1 रुपया सेठ आपको देकर गया है। सुबह में तो तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रीझ गया। उसने पूछा माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगोछे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा 1 रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेहपूर्वक से चुपका कर कहा नहीं बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दोनों दांतों से होठ दबा वह पीछे हट गया। और ये जो माँ और बेटे के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी वो दिलीप देख रहा था। उसने देखा कि गरीबी की वातावरण में कितना प्रेम है, वो उसको देखा नहीं जा रहा था। मकान पर आकर वह बैठा ही था। नौकर ने 2 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा आए थे, बैठकर चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा भूख नहीं। उसी समय उसे लड़के की माँ की भूख नहीं कहना याद आ गया। दिलीप अपने घर पर पहुंच गया। उसने उस लड़के और उसकी माँ दोनों का जो वातावरण देखा था। फिर वो अपने घर आ गया। घर आकर उसने नौकर ने बोला कि 2 लोग आए थे और फिर निकल गए। इतना बात कर उसने बोला कि खाना आपके लिए लगा दूं, ऐसी सूचना दी। तब दिलीप ने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसी बात कही। और उस बात से दिलीप को लगा कि ये भूख नहीं वाला शब्द बोलकर उसको उसकी जो लड़के की माँ याद आ गई। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा थोड़ा दूध ले आओ। दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुप से क्या क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है। नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा हो रहा। दिलीप ने खींचकर कहा जाओ जी। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में दिखा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने हटना नहीं चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा भाभी ने यह पत्र भेजा है और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था मैं इस जीवन में दुख ही दुख देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़ कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने मुंह से निकला काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दुख कहानी में दिलीप को 2 दुख की बातें बताई गई है। एक दिलीप की पत्नी हेमा का दुख, जो हेमा को किस बात का दुख था, ऐसा तो दुख नहीं था जितना वो लड़का और उसकी गरीबी माँ को भुगतना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, 2 दुखों को बताया गया है, एक दिलीप की पत्नी हेमा का दुख और एक माँ और गरीब जो
जो स्त्री थी उसके बेटे का दुख, इस दोनों के दुख में उसको बहुत अंतर था। तो इस दुख की दर्दनाक परिस्थिति यहाँ पर बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ टिप्पणी के जो शब्दार्थ है वो सब तैयार कर देने हैं, समझ लेना है। मुहावरे में आंखें झुकना यानी शर्मिंदा होना, माथे पर बल पड़ना, आघात लगना, दांतों से होठ दबाना यानी चुप रहना, मन हल्का होना यानी शांति मिलना। तो ये मुहावरे लिखने हैं, उसके वाक्य प्रयोग भी आपको सीखने हैं। विकल्प है अपमान और तिरस्कार होने पर मन खाली जगह से भर जाता है, वितृष्णा से भर जाता है। दिलीप चुपचाप खाली जगह की तरह अपने दुख को सहेगा। वीर बहादुर शहीद योद्धा बहादुर आ सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दुख पाठ में हमें एक दिलीप के द्वारा इस पाठ को बताया गया है, जिस पाठ का मुख्य पात्र है दिलीप। यशपाल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस दुख पाठ को बताने का प्रयत्न किया है कि दुख क्या होता है, दुख कैसा होता है। एक लड़का आधी रात को कोई था नहीं, लेकिन वो बेचने के लिए गया था कि मेरी सब चीज़ें बेच जाएगी। उसको विश्वास था और बेचकर वो घर आया, रुपया लेकर आया। मम्मी को भी खुश हो गई। रुपया नहीं था तो मम्मी बोली आज नहीं तो कल देना। इस बहुत ही सारी बातें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दुख पाठ में दुख क्या होता है उस बात को यशपाल जी ने समझाने का प्रयत्न किया है, और माध्यम इसमें दिलीप, हेमा और गरीब लड़का और उसकी माँ चारों को बताते हुए इस समय में किस तरह से दुख होता है और दुख किस तरह से हमें भुगतना होता है। फिर एंड में हेमा को बताया गया है कि हेमा ने एक पत्र लिखा था दिलीप को कि मेरे को बहुत दुख है और मैं आपके पास आने वाली नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा था। इतनी पहली लाइन में इतना लिखा था। दिलीप ने उसको पढ़ा और दिलीप ने जैसे ही पढ़ा वैसे ही पत्र फाड़ दिया। उसको पता नहीं था उसकी पत्नी हेमा को कि दुख क्या होता है, दुख किसे कहता जाता है। इस लड़के की माँ को, लड़के को जो दुख हुआ है वैसा दुख तो उसको नहीं था, तो भी उसको दुख समझती थी। तब दिलीप कहता था कि दुख क्या होता है वो तो जब दुख पड़ता है तब पता चलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दुख पाठ को एक नहीं लेकिन 2 बार आपको पढ़ लेना है, वीडियो देखना है और उसको समझना है। और आपको स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं, व्याकरण लिखना है, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द जो भी आए वो आपकी नोटबुक में स्वच्छ अक्षरों से लिखना है। और मुझे विश्वास है कि मैंने आपको इस पाठ समझाया दुख पाठ को, जिसमें इस परिवार की बात को बताया गया है कि उच्च वर्ग के लोगों को क्या दुख होता है और निम्न वर्ग लोगों को क्या दुख होता है। उच्च वर्गों के लोगों का दुख कैसा होता है, निम्न वर्ग यानी गरीबी नीचे जीने वाले लोगों का दुख क्या होता है, इस दोनों अवस्था के दुखों को बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ को समझना है और समझकर कैसे दुख, गरीब का दुख कैसा होता है और अमीर का दुख कैसा होता है, उसमें इस दिलीप के जो माध्यम से जो बताया गया है उसको आपको समझना है और पाठ को याद रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे विश्वास है कि मैंने जो पाठ आपको पढ़ाया है आपको पता चला होगा। आपको स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर सभी नोटबुक में स्वच्छ अक्षरों से लिखने हैं और इस पाठ को आपको समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम इस पाठ का समापन करते हैं। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।